हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। दोस्तों, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम किताब की सीरीज है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 पे आ गए हैं। तो ये चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है अगेन, और ये चैप्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू के बारे में बात करता है। तो थोड़ा हम इसका आउटलाइन ले लेंगे, कैसे ये मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, इन सब चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हमने क्या अभी तक पढ़ लिया है। पिछले 15 चैप्टर जो हमने कवर किए हैं उसमें हम मोटे मोटे तौर पे कैसे हमने कहानी आगे बढ़ा ली है। ठीक है, तो अगर एक बार शुरू किया जाए इस चैप्टर में, इसका पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से आके यहां ले लीजिएगा। ठीक है, एज ऑलवेज। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें जो है अभी हमने यहां पर पढ़ ली हैं। ऑल राइट, देखिएगा, तो एक बार ना हम लोग एक टाइमलाइन क्रिएट कर ही लेते हैं जैसे हम लोग हमेशा बना रहे हैं, और अभी ना ये पूरा एक बार देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। चलिए देखिए दोस्तों, समझिएगा। तो कहानी हम लोग यहां पर देख चुके थे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि भाई जिस तरह से अभी हम एडमिनिस्टर कर रहे थे इंडियंस को, वैसा हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने अपना फर्दर कॉन्क्वेस्ट करने की जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उसे खत्म कर दिया, है ना। जो फर्दर कॉन्क्वेस्ट करेंगे, एनेक्सेशन जो हो रहे थे, कहा कि अब हम इसको नहीं करेंगे। एक तो ये चीज हो गया। तो और उसके बाद हम देखेंगे कि ये बात उन्होंने बोली, उसके बाद एक वो एक्ट लेके आए 1858 में। यहां पर एक एक्ट आ रहा है, ठीक है, एंड दैट एक्ट इज एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडियंस, ये एक्ट यहां पर जो है बना। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे कि यार टोटल इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे जो रिवोल्ट्स हैं वो होते रहे, रीजनल रिवोल्ट्स चलते रहे। रीजन यही था कि भाई कोशिशें करते रहे अलग अलग कोने में, एक जगह जगह जहां डिस्प्यूट हो रहे थे, जगह जहां डिफरेंसेस थे लोगों में और अंग्रेजों के बीच में, वो चल रहे हैं। यानी कि इट वाज अ टाइम जब रीजनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जब जगह जगह डिस्प्यूट्स देखो हो ही रहे हैं, बट थिंग इज कि अभी कहीं कोई यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस रिवोल्ट्स को अपोज करने के लिए जो यहां पर चल रहा है, दैट इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होना शुरू होती हैं, है ना। हमने देखा था कि भाई यहां पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना शुरू होती हैं। लेकिन 1885 आते आते इसके बाद हम एक ऑल इंडिया यहां पर संस्थान देखते हैं, एंड दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यहां हम लोग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक है, इसमें जो इसकी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी वो भी मैंने आपको डिटेल से डिस्कस करी हुई है, और जो भी यहाँ पर थ्योरीज दी गई हैं, क्या कारण थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के, चैप्टर के अंदर जो कुछ भी है सबने समझा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर फेज को, यानी कि 1885 से लेकर टिल 1905 तक का जो फेज था, इस फेज में वी सॉ कि मॉडरेट्स ने इसको डोमिनेट किया था। मॉडरेट जो है वो इसको यहां पर डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, एक बात तो ये हो गया, यानी कि सिंपल सी बात ये थी कि मॉडरेट्स यानी कि नरम दल थे, और इनका जो तरीका था जो आवाज उठाने का आजादी के लिए, वो क्या था? इट वाज बेसिकली प्रेयर, इट वॉज बेसिकली 3 पीस, है ना, ऐसे कर सकते हैं। वो 3 पीस का तरीका था, यानी कि प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट वाला तरीका था। ये जो भी काम करते थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर करना पसंद करते थे, है ना। ये कहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस को ब्रेक नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका डोमेन है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में रह के ही जो भी प्रोटेस्ट वगैरह करना है हम इसमें करेंगे। लेकिन इनकी इस एक्टिविटी की वजह से बहुत सारा जो नाराजगी है वो देखने को मिलती है, और इसके बाद इनकी जो लीडरशिप है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो अभी तक मॉडरेट्स के हाथ में थी, अब वो रिवॉल्यूशनरीज के हाथ में आना शुरू हो जाती है। मैं कहूंगा एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चलती है, और फिर हम यहां पर देखते हैं कि ये बैकडोर जो है कहीं ना कहीं चलती रहेगी 1909, है ना, और आगे भी चलेगी इनफैक्ट, है ना। पर हम यहां तक क्यों देख रहे हैं? बिकॉज अब जब ये बैकडोर यहां चल रही है, ये बैकडोर यहां पर उन्होंने संभाली एक्सट्रीमिस्ट में, तो इनका कहना क्या था भाई? यहां पर हुआ क्या था ऐसा? सबसे बड़ी चीज यहां पर जो हो गई थी, दैट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना। यहां पर क्या अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, और बंगाल का पार्टीशन क्यों किया था? रीजन ये था, उन्होंने दिया था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस चाहिए, है ना। लेकिन हिडन एजेंडा सब लोग जानते थे। इन्होंने, अंग्रेजों ने यहां पर जो रीजन दिया था वो यही दिया था कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है, इस वजह से हम बंगाल को जो है पार्टीशन कर रहे हैं, और इसी का आउटकम था फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कि स्वदेशी मूवमेंट की जो शुरुआत है वो यहां पर हो गई थी। स्वदेशी मूवमेंट की जो बिगिनिंग है वो यहां पर हो गई थी। क्लियर है ना? इतनी बात यहां पर हम लोग देख चुके थे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक फेज आता है, वो ये था कि जब इन दोनों के डिस्प्यूट जो बढ़ गए हैं, तो 1907 में वी सॉ कि सूरत स्प्लिट हो जाता है ना। यानी कि देयर वाज अ स्प्लिट इन द
इन द इनसाइड द कांग्रेस कि कैसे इस पर्टिकुलर मूवमेंट को चलाया जाए। मॉडरेट्स का कहना यह था कि स्वदेशी मूवमेंट को हम बंगाल के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट को पैन इंडिया एक इशू बनाया जाए और जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है उसका इंपैक्ट हमें पूरे कंट्री में लाना होगा। उसको दिखाना पड़ेगा कि देखो ये यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं अंग्रेज वाले, हमारे खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर ये स्प्लिट देखने को मिलता है। और भी कई रीजंस थे, है ना, जैसे कि मॉडरेट्स चाहते थे कि फला व्यक्ति जो है वो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कोई और आदमी चाहते थे, है ना। वेन्यू को लेकर भी इशू था कि कहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला सेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में क्या हो गया, स्प्लिट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम ये समझते हैं कि 1909 के बाद वी सॉ कि 1914 में अब वर्ल्ड वॉर यहां पर शुरू हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो शुरू हुआ। तो ऐसे में यहां पर यह बात आने लगी कि भाई हमें अंग्रेजों को सपोर्ट करना है या उनको इस मौके का फायदा उठा के उनको पलटवार करना है, क्योंकि अंग्रेज अभी ऑलरेडी बिजी हैं वॉर में और एक फ्रंट पे ऑलरेडी लड़ रहे हैं। अगर हम अपनी यहां पर बागडोर या फिर हम अपनी यहां पर अगर एग्रेशन दिखाएंगे तो भाई ऐसा हो सकता है कि अंग्रेज हार जाएगा, और अगर अंग्रेज, क्योंकि हम उनको एक तरह से उनकी लड़ाई में जो लड़ाई हो रही है, उनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, उसमें हम अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो इंग्लैंड अगर हार जाएगा, ब्रिटेन, तो दूसरे कंट्री वाले आके हमारे पर कब्जा कर लेंगे, तो वो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो हमें अंग्रेजों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये पॉइंट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, इस तरह का जो मत था वो दो लोगों का था, मॉडरेट्स भी ऐसा चाह रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट भी ऐसा चाहते थे। लेकिन हम देखेंगे कि जो रिवॉल्यूशनरी थे वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। रिवॉल्यूशनरीज का कहना था कि इट इज हाई टाइम, हमें यहां पर अपना जो यहां पर असला बारूद है उठाना चाहिए और हमें अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर जो है वो लड़ाई लड़ना शुरू करना चाहिए। ये 1914 से लेकर 1918 तक की कहानी जो है वो यहां पर चलती है। लेकिन आफ्टर द वॉर जो इंडियन सोच रहे थे या मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे थे कि भाई हम आफ्टर द वॉर हमको बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमने अंग्रेजों को सपोर्ट किया है इतना ज्यादा, और आने वाले टाइम में अंग्रेजों को लगेगा कि भाई ये लोग हमारे खारख्वाह रहे, हमारे बारे में काफी ज्यादा कंसर्न रहे, इन्होंने हमको परेशान नहीं किया, तो एक हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम इंडियंस को आजाद कर दें या उनको बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स दे दें। ये सब उम्मीद लगा के यहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हुआ, है ना। इनफैक्ट हम देखेंगे कि जब यहां पर आप देखोगे इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, जब एनी बेसेंट का रूल शुरू होता है, या इनफैक्ट नॉट रूल, जब उनका होम रूल शुरू होता है, एनी बेसेंट का, तिलक जी का, ठीक है, तो इनका क्या था, व्हाट वाज दे सेइंग, दे वर टॉकिंग अबाउट होम रूल, है ना। हमें क्या करना है, होम रूल करना है, हमें होम रूल मूवमेंट की बात यहां पर करनी है, ठीक है। तो इनके इस मूवमेंट को ये भी एक तरह का फुल स्टॉप लगा, क्योंकि अब इनको समझ में ये नहीं आ रहा था, बिकॉज मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आ रहे थे और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में ऐसा लग रहा था कुछ बातें जो है इंडिया के फेवर में कहीं जाएंगी। लेकिन मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जब आने वाला है उससे पहले क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, देयर वाज सो मच कंफ्यूजन कि ये होम रूल मूवमेंट जो आगे नहीं बढ़ पाता है प्रॉपर्ली। और इनफैक्ट आप देखोगे एनी बेसेंट वाज नॉट देयर, है ना, तिलक जी वाज आउटसाइड द कंट्री एंड एनी बेसेंट कुड नॉट प्रोवाइड दैट लीडरशिप जो मिलनी चाहिए थे। एंड फाइनली होम रूल का भी यहां पर फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। और इसी वक्त ये पीरियड है जब हम देखेंगे कि 1915 इज द टाइम जब गांधी जी का यहां पर अराइवल हो रहा है इंडिया के अंदर, है ना। हमने गांधी जी के बारे में लास्ट वाले चैप्टर में देखा भी था, इमर्जेंस ऑफ गांधी जी। और गांधी जी साउथ अफ्रीका में जिस प्रकार से अपना जो मेथड अपना रहे थे, जो रेसिस्ट फाइट वो वहां लड़ रहे थे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की, जो तरीका उन्होंने वहां अपनाया था, दैट इज सत्याग्रह का, उस सत्याग्रह के तरीकों को भारत के अंदर वो इंप्लीमेंट करने यहां पर जा रहे थे, ठीक है। जो भारत आते हैं तो इमीडिएटली वो पॉलिटिकली चीजों में नहीं जम करते हैं, पहले वो पूरे भारत की नर्व्स को समझते हैं कि क्या डिमांड है कंट्री के अंदर राइट नाउ, क्या डिमांड चल, क्या व्हाट इज द थिंग्स जो चाहिए मासेस को, क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया उन्होंने, पूरे कंट्री का टूर किया। और उनके 3 रीजनल सत्याग्रह हमने देखे थे लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले लेक्चर में। एक था चंपारण सत्याग्रह, फिर एक था उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और एक था खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी का यहां पर जो भी ये सिनारियो रहा, गांधी जी का यहां पर जो भी ये जो अटेम्प्ट था कि भाई हम सत्याग्रह के मेथड को अप्लाई करेंगे, वो एक तरह से उन्होंने पैन इंडिया अप्लाई नहीं किया, पहले लोकल लेवल पे अप्लाई किया। तो हमने देखा था चंपारण में क्या हुआ था, अहमदाबाद में क्या हुआ था, खेड़ा में क्या हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि रोलाट सत्याग्रह जो है वो एक सबसे बड़ा पैन इंडिया मूवमेंट निकल के आता है, ठीक है। और उससे कई सारे रीजन हम देखते हैं ना। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज 1919 आते आते मैंने आपको बताया 1914 से शुरू हो जाती है, बहुत तेजी, बहुत एग्रेसिव हो जाती है। 1914 से लेकर 1919 तक आप देखोगे अगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत इंक्रीज कर जाती हैं, और उस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए, कर्टेल करने के लिए एक बिल लाता है अंग्रेज सरकार, दैट इज कॉल्ड एज रोलाट बिल। और इंडियंस काफी मना करते हैं कि बिल पास ना किया जाए, लेकिन अंग्रेज जो है बड़ा हरिडली इस बिल को पास कर देते हैं। इनफैक्ट इंडियन के मेंबर्स के द्वारा कहा जाता है कि अगर आप इस बिल को पास करेंगे तो इसको हम इसको ब्लैक एक्ट बोलेंगे, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने इसको पास कर दिया। फिर इंडिया ने इसको ब्लैक एक्ट्स कहा। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है, और डिसाइड किया कि हम 6 अप्रैल को हड़ताल करेंगे। 6 अप्रैल का दिन जब आया तो भाई बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई, राइट, बहुत सारे लोकल लीडर्स को आप देखोगे तो अरेस्ट कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को दिल्ली के अंदर एंटर करने से मना कर दिया गया, है ना, सिचुएशन बहुत खराब हो गई जब, तो पंजाब के अंदर मार्शल लॉ भी लगा दिया गया था। 13 अप्रैल का दिन था 1919, जब हम देखेंगे कि दो तरह के, मतलब 2 रीजंस थे, लोग जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा थे। एक तो जो रोलैट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जिस प्रकार से वो बिल यहां बनाया गया था, और दूसरा कि भाई जो उनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, मतलब लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरा बैसाखी का भी त्यौहार था उस दिन, तो लोग बैसाखी यहां पर सेलिब्रेट करने आए थे। लोगों को पता ही नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लगा है, लोग जानते ही नहीं थे कि मार्शल लॉ होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। लोग वहां इकट्ठा थे, बड़े साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ ऐसे में जनरल डायर जो है वो पार्क के अंदर एंटर करता है, और फिर उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग होती है उस गेट को बंद करवा के। दैट वाज द ओनली एंट्री एंड एग्जिट गेट जलियांवाला बाग में जो है, उसको शट करवा देता है जनरल डायर, और फिर फायरिंग के ऑर्डर दे देता है। बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोगों की जान जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड जो उनको मिलता है टाइटल, वो दे देते हैं, गांधी जी अपना टाइटल छोड़ देते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, है ना। इस जनरल डायर के जो एक्शन जो उसने लिया था, उसके खिलाफ हंटर कमीशन को बनाया गया था। हंटर कमीशन ने कंडेम किया द रोल ऑफ जनरल डायर, कंडेम किया, लेकिन आप देखोगे अल्टीमेटली अंग्रेज ने भी उसे कंडेम किया, बट अल्टीमेटली एक आई वॉश की तरह रहा, यानी कि कुछ ज्यादा खास हार्श वर्ड्स तो बोले गए, लेकिन कुछ हार्श पनिशमेंट जो है जनरल डायर को कभी नहीं मिलती है, ठीक है। तो दीज थिंग्स जो है यहां तक हमने देख लिया है। अब आज का चैप्टर है वो उसी के आगे से शुरू होगा, एंड दैट इज द खिलाफत इशू, एंड दैट इज नाउ व्हाट नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम लोग जो बस लॉन्च कर देंगे कि हाँ ये लॉन्च हो गया है, ठीक है। अभी हम इसमें ये देखेंगे कैसे ये मूवमेंट शहरों में चल रहा था, कैसे ये मूवमेंट है, इकोनॉमिक इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस थे, क्या इसके लिमिटेशंस थे, है ना, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को यहाँ समझ में आ गई होंगी। चलिए पहले हम ना एक बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा था, है ना। देखिए नाउ, जब हमने देखा कि भाई ये जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ, या ऐसे समझ लीजिए कि जो रोलैट एक्ट हुआ, रोलैट एक्ट जो आ गया था, ठीक है, जो एक बड़ा ड्रैकोनियन लॉ था, और प्लस इसके बाद जो फॉलो अप स्टेप था, दैट वाज जलियांवाला बाग, दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों इंसिडेंट्स की वजह से काफी चीजें मूव डाउन हो गई। गांधी जी को समझ में आने लगा कि यार क्यों हम अभी हार रहे हैं, क्यों हम लोग अभी अंग्रेजों को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज गांधी जी को समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस कि हिंदू मुस्लिम जो है वो यूनाइटेड भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड नहीं है, हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड नहीं है। और गांधी जी को यह अपॉर्चुनिटी कहां दिखी, गांधी जी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी इन द खिलाफत इशू, इन द खिलाफत इशू, ठीक है। अब खिलाफत इशू है क्या, पहले तो थोड़ा देख लेते हैं व्हाट इज द खिलाफत इशू। देखिए एक्चुअली क्या था कि वर्ल्ड वॉर आप जान ही रहे हो जब चल रही थी, व्हाट इज द वर्ल्ड वॉर में, तो टर्की जो है वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा हमने कि भाई टर्की जो है एक तरफ था, टर्की उसने जर्मनी वगैरह को ज्वाइन कर रखा था, है ना। एक तरफ आप देखोगे तो ब्रिटेन था, एक तरफ ब्रिटेन था। तो यहां पर ये हमें खबर मिल रही थी, एक ऐसे यहां पर रूमर चले थे कि भाई वॉर के बाद ब्रिटेन ने बड़े यहां पर क्या किए हैं, बड़ी हार्श ट्रीटी इंपोज करी है, बड़ी हार्श ट्रीटी, बड़ी ट्रीटी के कंडीशंस बड़े हार्श हैं टर्की के ऊपर। अब टर्की का जो यहां पर हेड है ना, टर्की का जो हेड है, टर्की का हेड बेसिकली इस्लामिक हेड है, वो इस्लामिक हेड माना जाता है, ठीक है, इस्लामिक हेड है, जिसको यहां पर क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिफ, हिंदी में इसको बोलते हैं खलीफा, ठीक है। तो बेसिकली ये इस्लाम का हेड है यहाँ पर। टर्की में जो आदमी बैठा हुआ है वो सारे मुसलमानों का हेड माना जाता है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान है उसका हेड बोला गया, ठीक है। तो जब ये पता चला इंडिया के मुसलमानों को कि भाई अंग्रेजों ने बड़ी हार्श ट्रीटी इंपोज करी है टर्की के ऊपर, तो इंडिया के मुसलमान भी बड़े नाराज हो गए कि भाई ये कौन सी बात है ना। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे अगर रिलीजियस हेड के ऊपर अगर ये तलवार लटकी हुई है तो इंडियन मुस्लिम्स भी यहाँ पर बहुत नाराज होने वाले हैं ब्रिटेन से, और ये हुआ भी। तो हिंदू तो ऑलरेडी नाराज था अंग्रेजों से, और अब मुसलमान भी जो है वो आजाद, वो यहां पर नाराज हो गया था, मुसलमान भी जो है नाराज हो गया था अंग्रेजों से। तो गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर हिंदू भी नाराज है अंग्रेजों से और अगर मुसलमान भी नाराज है, तो दो लोगों के अगर कॉमन दुश्मन है तो वो लोग आपस में आ सकते हैं। गांधी जी ने इसकी अपॉर्चुनिटी ली और खिलाफत इशू में वो जंप कर जाते हैं। तो आपको पूछा जाए कि खिलाफत इशू में गांधी जी का रोल था, तो यस था उनका रोल, है ना। गांधी जी इस खिलाफत इशू में यहाँ पर कूद जाते हैं, ठीक है, ये खिलाफत इशू में जंप करते हैं। और खिलाफत इशू का बेसिक क्या यहाँ पर की क्या डिमांड थी, इनकी डिमांड यही थी कि देखिए जो भी हमारा यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस हैं, ठीक है, जो भी हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं उसको आप
उसको आप कैलिफ को वापस करिए, कैलिफ को रिस्टोर करिए, ये डिमांड यहां पर रख दी गई थी। ठीक है, ऐसी बातें यहां रखी गई थी। ठीक है, तो ये बातें जो है गांधी जी यहां पर कर रहे थे और गांधी जी को फिर बागडोर समझ दे दी गई कि गांधी जी आप ही इस मूवमेंट को आगे चलाइए। गांधी जी को बोल दिया गया कि आप ही इस मूवमेंट को फिर आगे चलाइए। और ऐसे में आप देखोगे व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज यू विल फाइंड कि गांधी जी उन्होंने लीडरशिप लिया। ही टुक द लीडरशिप किसका? खिलाफत का। ही टुक द लीडरशिप ऑफ खिलाफत। तो जब 1919 में हम देखेंगे, जब 1919 में हमने देखा क्या हुआ कि 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म करी गई थी। खिलाफत कमेटी 1919 में आप देखोगे तो खिलाफत कमेटी जो है वो फॉर्म करी गई थी, है ना। किसके द्वारा? यू विल फाइंड हियर कुछ नाम आएंगे, जैसे कि अली ब्रदर्स हो गए, है ना। अली ब्रदर्स, कौन कौन थे अली ब्रदर्स? यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। यस, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। कौन कौन है? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये लोग बेसिकली यहां पर जो है इस खिलाफत कमेटी को फॉर्म करते हैं और खिलाफत कमेटी को फॉर्म करने के बाद गांधी जी को बागडोर जो है यहां पर दे दी जाती है। ठीक है, गांधी जी को यहां पर जो है इसका लीडर है बना दिया जाता है, खिलाफत कमेटी को यहां पर टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, एंड गांधी जी टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि यहां पर हम लोग हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ला सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को हम लोग यहां पर यूनाइट कर सकते हैं। ये उन्होंने यहां पर एज एन अपॉर्चुनिटी देखी। क्लियर है? और इसी रीजंस की वजह से जो भी यहां पर अभी तक चीजें हुई थी, गांधी जी ने कहा कि अब एक काम करते हैं, बहुत हो चुका है। गांधी जी सेड कि नाउ इट इज हाई टाइम, व्हाट वी शुड डू इज, गांधी जी ने कहा कि अब मैं यहां पर लॉन्च करूंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब मैं लॉन्च करूंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी का कहना यह था कि अंग्रेज हमारे देश में इसलिए अभी तक बैठे हुए हैं क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट ना करें तो हम उनको अपने कंट्री से उखाड़ फेंक सकते हैं। तो गांधी जी सेड कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 3 ग्राउंड्स पे करेंगे। 3 ग्राउंड्स पे हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत जो है वो यहां पर करेंगे। कौन कौन सा है? पहला पॉइंट बोला गया पंजाब इनजस्टिस। जो पंजाब में इनजस्टिस हुआ था, यानी कि जो जलियांवाला बाग वाला एपिसोड है, उससे याद रहेगा पंजाब इनजस्टिस से। तो जो जलियांवाला बाग एपिसोड था, है ना, उस चीज की वजह से भी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा आप देखिएगा खिलाफत इशू। हम खिलाफत इशू की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। और तीसरा हम देखेंगे दैट इज डिमांड ऑफ स्वराज। तो स्वराज की वजह से ये 3 ग्राउंड थे क्यों गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे थे। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम देखेंगे तो चर्चा जो है मतलब काफी जोरों शोरों से आ गई थी इन द सितंबर 1920 के सेशन में। ये बातचीत जो है काफी ज्यादा बढ़ गई थी। गांधी जी वाज ट्राइंग टू कन्विंस कि हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरुआत करना चाहिए, बिकॉज गांधी जी बोल रहे थे ना कि हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी लानी है, लेकिन इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग एग्री नहीं थे। गांधी जी के इस तरह के स्टेप्स को लेकर तिलक जी है वो एग्री नहीं थे, है ना। उनका मतलब ये मानना नहीं था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसे है एंड ऑल दीस थिंग्स। तो गांधी जी इस चीज को कन्विंस कर रहे थे दैट वी शुड डू इट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमको शुरू करना चाहिए ऑन दीज इश्यूज ओनली। तो सितंबर 1920 में बातचीत शुरू होती है, काफी जोरों तौर से होती है। और दिसंबर जो 1920 का सेशन होता है ना, दिसंबर 1920 का सेशन जो नागपुर सेशन होता है, उसमें फाइनली ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, उसको यहां पर रेजोल्यूशन पास करके उसको लॉन्च कर दिया गया। तो यहां पर जितना भी इशू अभी तुम देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में हम देखा, ये खिलाफत और ये जो आगे की इस कहानी है वो खिलाफत इशू, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन 2 मूवमेंट की कहानी पे चलती है। इन 2 चीजों की कहानी पे या इन 2 चीजों के मूवमेंट्स पे ये आगे की फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी यहां पर चलेगी। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब जब नॉन कोऑपरेशन की यहां पर गुहार लगाई गई गांधी जी के द्वारा कि भाई नॉन कोऑपरेशन करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है इस चीज को समझिएगा। ठीक है, अब खिलाफत का बात समझ में आ गया, व्हाट वाज द खिलाफत इशू, है ना। गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ कि भाई यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी है, मुसलमान नाराज हो गया है और मुसलमान इज लाइक कि हमारे गिरबान में तुम हाथ डाल रहे हो, है ना, तुम हमारे ही रिलीजियस हेड को तुम परेशान कर रहे हो, तुमने ऐसा कर दिया, हार्श ट्रीटी इंपोज कर दी, हम तुम्हारे खिलाफ है। गांधी जी ने इस चीज का अपॉर्चुनिटी लिया। ठीक है, गांधी जी ने खिलाफत इशू में जम कर गए, राइट। तो यहाँ पर अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या चीजें हुई, आइए जरा एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो आप लोग इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से जान ही रहे हो, कोई अगर, क्योंकि हिस्ट्री ये वाला पार्ट ऐसा है जो हर कोई हमेशा बचपन से जो है पढ़ता चला जाता
जाता है। तो ऐसा कुछ खास यहाँ पर दिया भी नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं किताब के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले आइए कुछ चीजें हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ। देखिए पहला चीज तो ये है कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन जो है, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता है। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेशन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है ना। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट, लेकिन इसका लिमिटेशन भी आगे चल के आप ये देखोगे कि मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं था। व्हाटएवर हुएवर ऑफ द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड, तो उन्होंने पूरा अपना 100% दिया, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल who are from the middle class who joined this movement was less, ठीक है। इसके अलावा यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, या हम कह सकते हैं जो अभी तक यहां पर स्कूल्स हैं, स्कूल्स, ठीक है, यहां पर आप ये लिख लीजिए नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनको यहां पर खोला गया। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे हम देखेंगे तो काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ है ना, इस प्रकार के यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा ये यहाँ पर खोले गए, ठीक है, ये यहाँ पर खोले गए। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे ऐसे खोले गए। ऐसे में क्या किया गया कि भाई जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या किया गया, उनको बाइकआउट किया गया। गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पर बाइकआउट किया गया, ये पॉइंट भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि भाई यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं है ना, और जो हेडमास्टर्स हैं, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने स्कूलों को बाइकआउट कर दिया। अरे जब बच्चा चला गया, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा चला गया, बच्चे नहीं बचे वहां पर, और बच्चे जाके नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं, तो बट अब ऐसी बात है, टीचर्स हेडमास्टर भी क्या करेंगे, ये लोग भी बाइकआउट करेंगे स्कूलों को, ठीक है। इन्होंने बाइकआउट किया है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि नॉट ओनली दिस, ये तो हुआ ही, और इनफैक्ट आप देखोगे क्या हुआ कि जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सब लोग जो है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो इलेक्शंस को बाइकआउट कर रहे थे कि हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है ना। वो यहाँ पर इलेक्शंस को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन को यहाँ पर जो है बाइकआउट कर रहे हैं। इलेक्शन को यहाँ पर क्या बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट वन पार्टी, सबने बाइकआउट किया। कौन सी पार्टी है? जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है ना, ये एक्सेप्शन था जिसने यहाँ पर इलेक्शंस को सपोर्ट किया था, बाकी सब ने यहाँ पर अपोज किया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इस तरह से नॉन कोऑपरेट करने की बात करी जा रही थी, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हमको देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि फॉरेन क्लॉथ को यहाँ पर बर्न किया गया था, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ जो है वो क्या, फॉरेन क्लॉथ वाज बर्न्ड, ठीक है, फॉरेन क्लॉथ को बंद किया गया, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि भाई फॉरेन जो आपका गुड्स है, फॉरेन गुड्स, उसको बाइकआउट किया गया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया कि हमको फॉरेन गुड्स नहीं चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। अब लिकर शॉप्स पिकेटिंग मतलब क्या हो गया भाई, लिकर शॉप्स जहां जहां सेल होता है, लिकर सेल हो रहा है, उनको हम बिजनेस करने नहीं देंगे, सेल नहीं करने देंगे, क्योंकि पैसा बहुत मिलता है लिकर शॉप से। तो लिकर शॉप्स को यहाँ पर क्या पिकेट किया गया, पिकेटेड, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, ठीक है ना। फॉरेन क्लॉथ यहाँ पर बॉन्ड किया गया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। इनफैक्ट आप देखोगे फॉरेन ट्रेड भी हाफ हो गया। आप देखोगे तो फॉरेन ट्रेड भी जो है वो यहाँ पर हाफ हो जाता है। फॉरेन ट्रेड जो है वो हाफ हो गया, फॉरेन ट्रेड हाफ्ड, फॉरेन ट्रेड हाफ्ड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ऑल दीज वर द थिंग्स जो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमको देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन यही था। आप अगर इनके लिमिटेशंस की बात करोगे तो यू विल फाइंड कि लिमिटेशन क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। व्हाट वाज द लिमिटेशन? लिमिटेशन यही है कि भाई आपने बोल तो दिया, आपने बोल तो दिया कि भाई फॉरेन क्लॉथ को बर्न करो एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब करो, लेकिन बट द थिंग इज कि आपने जो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया दैट इज खादी, वो क्या था? वो यहाँ पर खादी जो है वो बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, इसको पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं कि भाई फॉरेन क्लॉथ जो आपने ऑल्टरनेटिव जो दिया था, ऑल्टरनेटिव टू फॉरेन क्लॉथ, ऑल्टरनेटिव टू फॉरेन क्लॉथ जो है, ऑल्टरनेटिव टू फॉरेन क्लॉथ जो है दैट इज खादी, खादी वो एक्सपेंसिव है, खादी वो यहां पर एक्सपेंसिव है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? व्हाट वाज द लिमिटेशन? लिमिटेशन ये था कि मिडिल क्लास का जो पार्टिसिपेशन, मैं आपको बता रहा था ना, मिडिल क्लास का जो पार्टिसिपेशन है, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन ये एक्टिव था, लेकिन बट लेस इन नंबर, नंबर उतने नहीं थे, ठीक है, नंबर उतने नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर सी,
जो टीचर्स हैं, अब देखो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोग कब तक जाएंगे वहां पर, है ना, वहां पर इतना अच्छी फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। तो पीपल, जो स्कूल्स, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो अपने प्रोफेशन में वापस लौट गए, वो अपने प्रोफेशन में वापस लौट गए, है ना। फिर उसके बाद जो लॉयर्स थे, लॉयर्स जिन्होंने बाइकआउट किया था, लॉयर्स रिटर्न बैक, लॉयर्स भी क्या हो गए, वो भी वापस लौट गए, रिटर्न बैक टू प्रोफेशन। कब तक वो भी कोर्ट नहीं जाते, क्योंकि ये पॉइंट भी आप यहां नोट कर सकते हो कि लॉयर्स ने जो है उन्होंने बाइकआउट किया था, है ना। ये भी पॉइंट आप चाहो मेंशन कर सकते हो कि भाई लॉयर्स आल्सो बाइकआउटेड, लॉयर्स बाइकआउट करते हैं, लॉयर्स बाइकआउटेड कोर्ट्स, वो भी यहाँ अपने प्रोफेशन को बाइकआउट कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली यहाँ पर जो है हो रही है, और यही इसका यहाँ पर फर्दर आप देख रहे हो तो लिमिटेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है यहाँ दोस्तों? आई होप इतनी बातें आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। और गांधी जी ने फिर यहाँ पर क्या देखा, है ना, गांधी जी ने क्या देखा कि भाई अभी हमारे जो हम गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, मतलब ही वाज लाइक यार मासेस को ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। तो गांधी जी ने फाइनली, आप देखोगे गांधी जी ने फाइनली क्या किया, एनसीएम को विड्रॉ कर लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। रीजन क्या था विड्रॉ करने का? एक तो इमीडिएट रीजन जो है वो था चौरी चौरा इंसिडेंट का। इमीडिएट रीजन क्या है? चौरी चौरा इंसिडेंट इज द इमीडिएट रीजन। तो ये आपको पता ही होगा, चौरी चौरा इट्स अ प्लेस वेरी क्लोज टू गोरखपुर, ठीक है ना, एक छोटा सा गांव है गोरखपुर के पास, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर लोग जो है क्या कर रहे थे, पीपल वर बेसिकली प्रोटेस्टिंग। यहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ? हाई प्राइसेस जो बढ़ गए थे, है ना, हाई प्राइसेस जो हो गए थे उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर बैठ के, और बड़ा ही साइलेंट प्रोटेस्ट था। और यहाँ पर पुलिस जाती है और पुलिस क्या करती है, इन पे लाठी चार्ज कर देती है ना। इस इंसिडेंट में क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं, दे वर ब्रूटली बीटन। प्रोटेस्टर्स जो होते हैं, प्रोटेस्टर्स ब्रूटली बीटन, उनको बहुत बुरी तरह यहाँ पर मारा जाता है, ब्रूटली बीटन, उनको यहाँ पर बहुत बुरी तरह मारा जाता है। और इसी सिनारियो में क्या होता है कि जो इनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स होते हैं वो जाते हैं और जो यहाँ पर पुलिस थाना होता है ना, यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन होता है, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। उस पुलिस स्टेशन में आग लगाने से सेट ऑन फायर, ठीक है, उस पुलिस स्टेशन में आग लगाया तो आप देखोगे तो 22 ऐसे यहाँ पर पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसमैन जिनकी यहाँ डेथ हो जाती है। और पुलिसमैन की डेथ होने की वजह से गांधी जी इस पर्टिकुलर हुआ, तो इसका मतलब वायलेंस हो गया। और गांधी जी का मेथड जो है वायलेंस का कभी था ही नहीं, है ना, वो नॉन वायलेंस की बात करते थे। तो चूंकि यहां पर वायलेंस हुआ, गांधी जी डिसाइडेड कि हम यहां पर क्या करेंगे, हम विड्रॉ कर लेंगे अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। गांधी जी यहां पर विड्रॉ कर लिया, लेकिन गांधी जी को क्या लग रहा था कि विड्रॉ ठीक है किया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। गांधी जी को एक प्लस पॉइंट ये दिख रहा था, और उनको समझ में ये आया कि भाई इससे समझ में ये आया है कि मासेस आर नॉट ट्रेंड। जो लोग हैं, मासेस जो हैं, मासेस आर नॉट ट्रेंड, masses are not trained, है ना। मासेस जो है वो ट्रेंड है ही नहीं कि करना क्या है, कैसे करना है। हमने नॉन कोऑपरेशन बुला, उन्होंने आग लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर मासेस को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको पहले बताना पड़ेगा कैसे है, सिखाना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स गांधी जी सेट। तो यही आपके इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं, इतना ही है। मैंने आपको जैसे बोला था कि छोटा सा चैप्टर है। एक बार ना फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं जो इस चैप्टर में और दिए गए हैं, जो आप अपने नोट्स में एड ऑन यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला चीज तो हम इंट्रो की बात कर लेते हैं। ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड। तो मास मूवमेंट शुरू होता है। मास मूवमेंट 1919 को 22 दो बड़े मूवमेंट थे, एक खिलाफत मूवमेंट है और एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो आगे की यहाँ पर जो चीजें हैं वो आगे चलाने वाला है। और इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो दो मास मूवमेंट थे, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब बात यह है कि दोनों ही मूवमेंट्स अलग अलग हैं, सेपरेट इश्यूज थे। हमने देखा खिलाफत इज समथिंग जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में जो मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा था, उसके कॉज में गांधी जी का जम कर जाना और उसको सपोर्ट करना, सो दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, तो वो एक अलग कॉज था। और नॉन कोऑपरेशन का रीजन अलग था कि अंग्रेज हमारे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, इसलिए बिकॉज हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर हम उन्हें कोऑपरेट ना करें तो हम अंग्रेजों के रूल को भारत से उखाड़ फेंक सकते हैं। तो दोनों के यहाँ पर सेपरेट इश्यूज थे, बट अडॉप्टेड अ कॉमन प्रोग्राम। लेकिन चाहे खिलाफत हो चाहे नॉन कोऑपरेशन हो, दोनों के लिए कॉमन प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया, दैट इज नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात यहाँ पर करी गई थी, ठीक है। खिलाफत इशू नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडियन पॉलिटिक्स, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, भारत के पॉलिटिक्स से लिंक्ड नहीं था। रैदर हमने देखा कि ये क्या था, एक ऐसा इशू था जो इस मुसलमानों के यहाँ पर, मुसलमानों का एक कॉज था जिसको लेकर गांधी जी यहाँ पर जंप करते हैं। तो खिलाफत इशू प्रोवाइडेड बैकग्राउंड
एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा था, काहे के लिए? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, है ना। यहीं से आप देखोगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात भी यहां से होने लगती है। क्लियर है? चलिए फिर देखिए बैकग्राउंड हमें देख लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इवेंट्स थे वो यहाँ पर इसको शेप करते हैं मूवमेंट को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमको रियायतें मिलनी चाहिए थी इंडियंस को वो नहीं मिली, जो प्रोमिस किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो इंडियंस यहाँ पर एकदम भड़के हुए थे। ऊपर से आपने मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जैसे इल कंसीव्ड लॉज ले आए, है ना, आप रोलैट जैसे बिल ले आए, आप जलियांवाला बाग जैसे इंसिडेंट्स कर रहे हो, आप टोटली एक्सपोज हो चुके हो, अंग्रेज टोटली एक्सपोज हो चुके हैं ना। आपकी बातें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट था, है ना। क्यों? क्योंकि वेरियस रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, राइट, प्राइसेस यहां पर इंक्रीज हो रहे थे, राइट, डिक्रीज प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था, इंक्रीज बर्डन ऑफ टैक्सेस, लोगों से टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अपनी वॉर को फाइनेंस करना है, तो लोगों से टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं, लोगों से रेंट ज्यादा लिए जा रहे हैं, एंड दिस वाज द प्रॉब्लम फॉर द कॉमन मैन। ठीक है, तो ऐसे में हमने देखा रोलैट एक्ट का आना, मार्शल लॉ का लग जाना पंजाब के अंदर, जलियांवाला बाग का मैसेकर होना, है ना, और ये सब चीजें ने क्या हुआ, फॉरेन रूल का जो ब्रूटल फेस था, जो इनका दरिंदगी वाला चेहरा था अंग्रेजों का, वो सामने लाके रख दिया। हंटर कमेटी भी आया, मैंने आपको बताया हंटर कमेटी ने भी यहाँ पर जनरल डायर को कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा, ठीक है, शब्दों में आलोचना करी, लेकिन कोई हार्श पनिशमेंट नहीं मिला। इट वाज टोटली एन आई वॉश हो गया, है ना, पूरी तरह से साफ कर दिया उसको। इनफैक्ट आप देखोगे जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड पैसे भी यहाँ पर इकट्ठा किए गए थे, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये भी एक इल कंसीव्ड लॉ हो गया, इल कंसीव्ड डायरार्की जो एक लेके आ रहे थे आप कंसीव ही नहीं करना चाहते थे, बस आप चाहते थे कि हाँ बस बातें कर रहे थे आप लोग ज्यादा, तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में कुछ नहीं आया। तो अल्टीमेटली ऑल दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक कॉमन ग्राउंड बन रहा है, क्योंकि मुसलमान हिंदू तो ऑलरेडी खर्राया हुआ बैठा हुआ है अंग्रेजों से, अब मुसलमान एक बार खर्रा जाए तो बात बन जाएगी, और मुसलमान कब खर्राया? जब खिलाफत इशू हो गया। तो प्रिपरेशन फॉर कॉमन पॉलिटिकल एक्शन बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये यहां पर सेट फोर्थ होने लग गया था। कैसे? 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हो गया था, हिंदू और मुस्लिम यहां पर यूनाइट हो चुके थे। ठीक है, एक तो ये चीज, रोलैट एक्ट आया, रोलैट एक्ट में भी देखेंगे हम लोग हिंदू मुस्लिम्स का साथ में एक साथ आ गए थे, क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेज एक्शन ले रहे थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी तो उसको उठा के जेल में डाल रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। इसके अलावा जो मुसलमानों के यहाँ पर रेडिकल नेशनलिस्ट थे, है ना, यानी मुस्लिम्स के जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे, देखो तोड़ो उसको, मुस्लिम्स नेशनलिस्ट यानी कि वो भी देश की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म, लेकिन रेडिकलिज्म उनके अंदर है। वो जो रेडिकल थॉट वाले लोग हैं और वो जो मुसलमानों के ट्रेडिशनल थॉट वाले लोग हैं, उनके बीच में भी एक हमें यहाँ पर एक हम सिंक्रोनाइजेशन होता वो देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स गेन्ड इन्फ्लुएंस ओवर कंजर्वेटिव अलीगढ़ स्कूल एलिमेंट्स इन लीग। तो जो यहाँ पर कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस था अभी तक यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल के जो मुसलमान होते थे, उनसे ये यहाँ पर क्या डोमिनेंट थे। यंगर एलिमेंट्स जो मुसलमानों के थे एडवोकेटेड मिलिटेंट नेशनलिज्म। अब ये लोग यहाँ पर मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, जैसे हमने हिंदूज के अंदर देखा था, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो मुसलमानों का भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन जो है हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट्स प्रिवेल्ड। तो अगेन वही चीज आ रही है, बातें वही लिखी घुमा घुमा के, एक यहाँ पर एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट जो है मुसलमानों के अंदर भी राइज हो रहा था। ठीक है, अब ऐसे में जब एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट्स राइज हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ भी, एक ऐसा सिनारियो जब रोलैट एक्ट हो रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, यहाँ पर अंग्रेज जो है उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, है ना, या फिर आप देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज हो, लखनऊ पैक्ट, तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान दोनों को सप्रेस किया जा रहा है, इररिस्पेक्टिव किस पर्टिकुलर रिलीजन के वो लोग हैं। ऐसे में इशू आता है खिलाफत का, है ना। दिस वाज द यहाँ पर जब इमरजेंस हुआ खिलाफत इशू का, तो दिस लेड अल्टीमेटली टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बेसिकली जो शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, उसके जो बीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको खिलाफत इशू में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किया गया, सो आई टोल्ड यू कि उसको लॉन्च बेसिकली 2-3 इश्यूज पे किया गया था। एक इशू आपका पंजाब जस्टिस इनजस्टिस था, यानी कि जलियांवाला बाग में हुआ था। दूसरा मैंने आपको बताया खिलाफत इशू भी था, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। तो इससे क्या लगा मुसलमानों को कि गांधी जी जो है वो मुसलमानों के कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुसलमान जो है इस वजह से क्या हुआ, वो अंग्रेज हिंदूज को या फिर गांधी जी को या कांग्रेस को वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मुस्लिम लीग भी यहां पर क्या करता है, गांधी जी के इस आइडिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नाउ खिलाफत इशू को मैंने आपको ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, बाकी बस सेम चीजें हैं, है ना। मुस्लिम्स इस बात से नाराज हो गए थे जिस प्रकार से टर्की का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया था ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर के बाद, और सब लग रहा था कि भाई ये बहुत हार्श ट्रीटी इंपोज करी गई है। और टर्की, मैंने आपको बताया था, टर्की का जो हेड है वो स्पिरिचुअल लीडर है इस्लाम का, मुसलमानों का, जिसको यहाँ पर खलीफा कहते हैं, इंग्लिश में उसको कैलिफ कहते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश ने पूरी तरह से टर्की को डिसमेंबर कर दिया। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान के थे उनको लगा यार ये क्या हो रहा है ना, ये तो हमारे गिरबान में हाथ डालना हो गया, है ना, ये तो हमें ही को परेशान करना
करना हो गया, तो सारे मुस्लिम जितने भी वर्ल्ड वाइड थे सब उस वक्त अंग्रेजों से यहाँ पर खफा हो गए थे, ठीक है। एंड मुस्लिम्स इन इंडिया वो भी डिमांड करने लगे क्या, रिटेंशन ऑफ खलीफास कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस। तो मैंने बताया ना कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं मुसलमानों की, वो आप खलीफा को ही, कैलिफ को ही वापस कर दीजिए। ये डिमांड यहाँ पर मुसलमान जो है वो रख रहे थे, ठीक है। और इन डिमांड्स को पुट फोर्थ करने के लिए भारत के अंदर गांधी जी जैसे यहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे। तो खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ एज आई सेड 1919 में, और यहाँ पर कई सारे लोग हैं, अली ब्रदर्स तो हैं जो मैंने आपको नाम बताया था, है ना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अपार्ट फ्रॉम दैट मौलाना आजाद वाज देयर, अजमल खान एंड हजरत मोइनी वाज द पर्सन जो इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व थे, है ना। कमेटी ने यहाँ क्या किया, एम टू फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की। अब कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये था, गांधी जी को उसकी बागडोर दे दी गई कि भैया कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई यहाँ पर जो आपका रवैया है टर्की को लेकर, इस्लामिक हेड को लेकर, इस्लामिक जो रूलर है उसके हेड को लेकर, तो वो आप चेंज करिए, है ना। एंड जब वो चीज चेंज नहीं हुआ तो ग्राउंड प्रिपरेशंस रेडी हो गए थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, कि दोनों अब साथ मिलकर यहाँ पर अंग्रेजों को अपोज करना शुरू करेंगे। तो डेवलपमेंट होता है, खिलाफत नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, तो बट ऑब्वियस सी बात है, खिलाफत लीडर्स ने इनिशियली यहाँ पर बड़े पीसफुल मेथड्स अपनाए, है ना, कोशिश करी कि ठीक है अंग्रेज शायद मान जाए, बट नहीं हुआ, ठीक है। तो जो मीटिंग्स, पिटीशन, डेपुटेशन, ये स्टार्टिंग में तरीका था मुसलमानों का भी, लेकिन जब नहीं हुआ तो एक मिलिटेंट ट्रेंड हमको देखने को मिलता है मुसलमानों के अंदर भी, कि एक मिलिटेंसी पर उतर आते हैं वो लोग भी, और वो एक्टिव एजुटेशन करते हैं, बाइकआउट करते हैं ब्रिटिश गुड्स का, ये सब बातें होती हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो यहाँ कॉन्फ्रेंस होता है नवंबर 1919 में, ठीक है, इसमें बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स की बात करी गई। तो यहाँ पर वही सब चीजें मैं आपको बता रहा था कि ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट हुआ, फॉरेन क्लॉथ यहाँ बर्न किया गया एंड ऑल दीस थिंग्स। खिलाफत लीडर स्टेटेड दैट दे वुड स्टॉप ऑल कॉपरेशन, वो सब कॉपरेशन यहाँ पर रोक देंगे इफ पीस टर्म्स आफ्टर द वॉर वेर अनफेवरेबल टू टर्की। अगर टर्की के लिए अगर आप फेवरेबल कंडीशन नहीं लगाएंगे तो हम आपके यहाँ पर किसी प्रकार से कॉपरेट नहीं करने वाले हैं। गांधी जी ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थे, ठीक है, उनको मैंने बताया बागडोर संभाली गई थी, तो वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी देखा कि हम यहाँ पर मासेस को एक साथ ला सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, और हिंदू और मुस्लिम उसमें दोनों एक साथ यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। कांग्रेस स्टैंड ऑन खिलाफत क्वेश्चन क्या था, कांग्रेस क्या कह रही थी, देखो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस के थे, जो नहीं चाहते थे कि ये मुसलमानों को सपोर्ट किया जाए, बहुत सारे लोग थे जो चाह रहे थे। तो गांधी जी बेसिकली वांटेड, गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन, बट कांग्रेस नॉट यूनाइटेड ऑन पॉलिटिकल एक्शन। कांग्रेस यूनाइटेड नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर सपोर्ट ऑफ कांग्रेस वाज वेरी मच क्रूशियल, अगर कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो खिलाफत मूवमेंट फेल हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ दिस, तिलक अपोज कर रहे थे इस बात को, तिलक कह रहे थे नहीं, अलायंस जो हम आप अब मुसलमानों के साथ जो अलायंस की बात कर रहे हो उसको अपोज करते थे, है ना, कि भैया ये तो ओवर रिलीजियस इश्यूज यहाँ पर है, मुसलमानों का अलग इशू है, तो वो उनका रिलीजियस लीडर है, हम क्या करेंगे उसको देखकर। तिलक अपोज अलायंस विद मुस्लिम्स लीडर्स ओवर रिलीजियस इश्यूज एंड स्केप्टिकल ऑफ सत्याग्रह, और वो इस चीज को लेकर तिलक साहब जो है स्केप्टिकल थे कि सही है नहीं है, कुछ क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा इससे, क्यों हम खिलाफत इशू में जंग कर रहे हैं, हमारे अपने मुद्दे हैं, हमें आजादी चाहिए, हम ये क्यों मुसलमानों के इशू में जंग करें। बट गांधी जी वाज ऑफ दिस पॉइंट कि अगर हम उनके इशू में जंग करेंगे, हम उनको दिखाएंगे रास्ता कि नहीं हम आपके यहाँ पर लीडर हो सकते हैं, या हम आपके कॉज को राइज उठा रहे हैं, तो मुसलमान और हिंदू एक साथ आ जाएंगे। अभी हमारे लिए बड़ा एजेंडा ये है कि अगर इतने लोग मिलकर लड़ेंगे तो अलग चीज, अगर थोड़े लोग और बढ़ जाएंगे तो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। ये चीज यहाँ तक गांधी जी ट्राइड टू कन्विंस। अब गांधी जी तिलक जी को यहाँ कन्विंस करना शुरू करते हैं कि भाई हमको यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को अलायंस, उनके साथ अलायंस बनाना चाहिए, और हमको सत्याग्रह का यहाँ मेथड जो है वो अप्लाई करना चाहिए ना। गांधी जी इज ट्राइंग टू कन्विंस तिलक जी। नाउ अब खाली ऐसा नहीं था कि गांधी जी के इसी चीज को लेकर अपोज किया गया था कांग्रेस के अंदर, गांधी जी के और भी ऐसे एजेंडास थे, या गांधी जी के और भी ऐसे स्टैंड थे, यानी कि उनके उनका एक नजरिया था उसको भी यहाँ पर अपोज किया गया था। अपोजिशन टू अदर प्रोविजंस ऑफ गांधीज नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, ठीक है, जैसे कि बाइकआउट ऑफ काउंसिल्स। गांधी जी कह रहे थे काउंसिल्स को बाइकआउट करिए, तो इस चीज को लेकर बहुत लोग अपोज कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसको बाइकआउट नहीं कर सकते, हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बताया जस्टिस पार्टी जो है वो काउंसिल के इलेक्शंस को बाइकआउट नहीं करती है, ठीक है। कांग्रेस इवेंचुअली अप्रूव्ड गांधीज पॉलिटिकल एक्शंस, तो अल्टीमेटली कांग्रेस के जो है गांधी जी के एक्शंस को यहां पर मान लिया, गांधी जी कन्विंस कर ले गए, है ना। और रीजंस यहां पर क्या है, रीजंस फॉर कांग्रेस इंक्लिनेशन, क्यों कांग्रेस यहां इंक्लाइन होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, खिलाफत के लिए, नॉन कॉपरेशन ऑन खिलाफत। भाई कांग्रेस क्यों रेडी हो जाती है कि क्यों हम खिलाफत का जो मुद्दा है वो नॉन कॉपरेशन में रखें, क्यों? रीजन इज फर्स्ट, पहला अपॉर्चुनिटी है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो सकता है। दूसरा, जो अभी तक यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल्स में जो अभी तक फेथ था, लॉस फेथ ऑफ फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल्स आफ्टर पंजाब इंसिडेंट्स एंड
बायस्ड हंटर कमीशन रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा हंटर कमीशन की रिपोर्ट बायस है ना, और ये पंजाब में जो इंजस्टिस हुआ है, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, तो कांग्रेस भी इस बात को थोड़ा समझ रही थी। उन्होंने कहा बढ़िया है यार, अच्छी चीज है, और ले आओ ऐसे लोगों को, जोड़ो, यहाँ पर अवेयरनेस होगी, लोग समझेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पर हमारे खिलाफ डिसकंटेंट फैलाया जा रहा है, या हमें कैसे सप्रेस किया जा रहा है। मुस्लिम लीग डिसाइडेड, मुस्लिम लीग भी सपोर्ट करती है ना, टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू कांग्रेस। ठीक है भैया, आप जो कहेंगे हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट एक्सटेंडेड टुवर्ड्स कांग्रेस एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस। तो हर तरीके से यहाँ पर जो है कांग्रेस के इस वक्त यहाँ पर एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा था, बिकॉज गांधी जी वाज एबल टू कन्विंस द कांग्रेस पीपल कि हमें यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना चाहिए और इसमें खिलाफत इशू को रखना चाहिए। उससे क्या होगा, मुसलमान जो है हमारे साथ यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी ही है, यही एक पॉइंट है जिसको यहाँ पर अंग्रेज यूज करते हैं। हमको दिखता है अगर ये दोनों साथ नहीं है तो ये डिवाइड कर देंगे, देश को डिवाइड करेंगे, हमको इसको यूनाइट दिखाना पड़ेगा। अगर ये यूनिटी नहीं दिखाई गई तो अंग्रेज इसका एडवांटेज उठाएंगे। अल्टीमेटली बाद में चल के होगा भी यही, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ नहीं थी, एंड अल्टीमेटली अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और फिर दो देश बना दिए। ठीक है, एक अलग देश निकाल दिया हिंदुस्तान से, ये सब बातें हुई। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो यहाँ फेजेस में बातें लिखी हुई हैं। फरवरी 1920 में क्या हुआ, मई 1920 में क्या हुआ, फिर जून में क्या हुआ, फिर अगस्त में क्या हुआ। तो ये मंथ बाई मंथ यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट बताया गया है। बहुत ज़्यादा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर एक मंथ में जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1920 में क्या हुआ, फरवरी, ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम यहाँ पर डेपुटेशन भेजा गया था वाइसरॉय के पास। ठीक है, जो भेजा गया बट मिशन फेल्ड। ठीक है, शॉर्ट एड्रेस ऑन खिलाफत इशू। तो फरवरी 1920 में एक ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान का साथ का ज्वाइंट डेपुटेशन वाइसरॉय को भेजा गया। ठीक है, गांधी जी अनाउंस्ड, वो फेल हो गया तो गांधी जी ने कहा ठीक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम शुरू करेंगे इफ पीस ट्रीटी टर्म्स फेल टू सेटिस्फाई द इंडियन मुस्लिम्स। गांधी जी ने बोला कि अगर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं अगर उनको आप सेटिस्फाई करने से अगर फेल कर गए, अंग्रेजों को बोला, तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरुआत कर देंगे। आप देखो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे में क्या होगा, मुसलमान टोटली सपोर्ट कर देगा, मुसलमान तुरंत सपोर्ट करेगा, भाई तो हमारे कॉज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ सपोर्ट करेगा। तो जो हमारी बड़ी लड़ाई होनी है अंग्रेजों का अगेंस्ट, उसमें कोई बाधा यहाँ पर नहीं आएगी, किसी प्रकार का डिस्प्यूट जो होगा वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। उनको ये बताया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट है, आपका इश्यूज हमारे इश्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ। ठीक है, देन उसके बाद देखो मई 1920 में ट्रीटी ऑफ जो सेवरीज यानी कि टर्की के ऊपर जो ट्रीटी इंपोज करी गई थी उसके टर्म्स निकल के आए। टर्म्स मतलब क्या, पता चला कि भाई हमको मई 1920 में पता चला कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो ट्रीटी साइन करी गई है टर्की के अगेंस्ट या टर्की के साथ, वो बहुत ही हार्श ट्रीटी है। ठीक है, वो हमको पता चला एंड उससे टोटली टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया है ना। दैट इज वाई यहाँ पर मुसलमान जो है फाइनली अलग हो गया और वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। जून 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, आप देखोगे, अप्रूव्ड बाइकॉट ऑफ स्कूल्स, कि हम स्कूल को बाइकॉट करेंगे, कॉलेजेस को बाइकॉट करेंगे, ठीक है, लॉ कोर्ट्स को बाइकॉट करेंगे विद गांधी एज लीडर। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया गांधी जी का क्या यहाँ पर सिनेरियो था, क्या क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो इन चीजों को पास किया गया था पहले, है ना। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने बोला और शुरू हो गया, बाकायदा आप देखोगे तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मतलब समझ रहे हो ना, सारी पार्टीज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक साथ आती हैं और वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीटिंग करती हैं, और उसमें डिसाइड हुआ कि हम स्कूल्स का यहाँ पर बाइकआउट करेंगे, हम यहाँ पर जो है लॉ कोर्ट्स को बाइकआउट करेंगे, गांधी जी हमारे लीडर होंगे, है ना, हम कॉलेजेस को बाइकआउट करेंगे। तो ये बात जो है पास करी गई, अप्रूव किया गया। ठीक है, देन अगस्त 31, 1920 खिलाफत कमेटी लॉन्च द कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन, है ना, लॉन्च द कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन, फॉर्मली स्टार्टिंग मूवमेंट। Now what happened? खिलाफत कमेटी लॉन्च द कैंपेन, खिलाफत कमेटी ने कैंपेन शुरू कर दिया ऑफ नॉन कॉपरेशन वाला। ठीक है, फॉर्मली वो मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए। तिलक पास्ड अवे ऑन 1 अगस्त 1920। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मूवमेंट का दिन था ये बड़ा सक्सेसफुल क्यों हुआ? बिकॉज इट वॉज कोइंसिडेंस कि जिस दिन इस मूवमेंट को यहाँ पर शुरू करना था, ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर हुआ, खिलाफत कमेटी लॉन्च द कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन। तिलक जी की डेथ हुई 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी ने कहा जिस दिन हम प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे वो दिन इसी से कोइंसाइड कर गया। एंड फाइनली 31 अगस्त को ये बात को एड्रेस कर दिया गया कि खिलाफत कमेटी जो है लॉन्च एक कैंपेन शुरू करती है ऑफ नॉन कॉपरेशन, फॉर्मली स्टार्टिंग द मूवमेंट। तो मूवमेंट को फॉर्मली यहां पर स्टार्ट कर दिया जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, देन फाइनली आप देखोगे यहां पर अप्रूव्ड एट अ स्पेशल सेशन इन कलकत्ता सितंबर 1920 में। फाइनली जो मैंने आपको बताया कि इसको बातचीत काफी बढ़ गई थी, क्या क्या हम बाइकआउट करेंगे क्या नहीं करेंगे। एंड देन 1920 के दिसंबर सेशन में यू विल फाइंड कि यहां पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको लागू कर दिया गया था। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 3 पॉइंट्स पे था। क्या? पहला पंजाब इंजस्टिस, यानी कि जो पंजाब में जलियांवाला बाग हुआ, खिलाफत रॉन्ग्स जो हुए थे, है ना, खिलाफत इशू, और तीसरा स्वराज। तीसरा स्वराज। ये मैंने आपको तीनों पॉइंट बताए हुए हैं कि 3 ग्राउंड हैं कब क्यों यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की किन ग्राउंड पे शुरुआत करी गई। ठीक है, अब प्रोग्राम में क्या क्या कर रहे थे ये लोग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करोगे लेकिन क्या होगा उसमें, सीधी बात है, गवर्नमेंट स्कूल्स को बाइकआउट करेंगे, अब मैंने आपको बताया। ठीक है, लॉ कोर्ट्स को बाइकआउट किया जाएगा, लॉयर्स ने कोर्ट बाइकआउट किया। ठीक है, देन उसके बाद
बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बाइकआउट किया, राइट, पर देयर आर सम पार्टीज जो नहीं कर रही थी, ठीक है, ये हो गया। फॉरेन क्लॉथ को यहाँ पर बाइकआउट किया, खादी को प्रमोट किया गया, हैंड स्पिनिंग को प्रमोट किया गया, फॉरेन क्लॉथ बर्न किया गया, ठीक है, ये सब बातें हो रही थी, राइट। और मैंने आपको लिमिटेशन ही बताया कि भाई ठीक है, प्रमोशन तो करते रहे हो खादी को, लेकिन आगे चल के देखोगे यही क्रिटिसिज्म बनेगा क्योंकि खादी एक्सपेंसिव बहुत था। देन रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स, जो ऑनर्स एंड टाइटल्स दिए गए थे उसको छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। मैंने आपको नाम बताए थे, एग्जांपल बताया था। सेकंड फेज कुड इन्वॉल्व मास सिविल डिसोबीडियंस, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो ये भी नहीं होगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं करेंगे, टैक्सेस को पे नहीं करेंगे, ऑल दीज बातें यहाँ पर थी। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सब बातें करना, ये सब कब सेकंड फेज को इन्वॉल्व, सेकंड फेज में ये सब चीजों को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। ये सब बातें यहाँ पर तय हो रही थी कि सेकंड फेज जब लाएंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का तो हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे, तो हम जो है रेजिग्नेशन दे देंगे गवर्नमेंट सर्विस से। ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर जो है प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा रहा था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नागपुर सेशन एंड द पॉपुलर अपसर्ज। अब हुआ क्या, आप देखो यहाँ पर नागपुर सेशन जब आया इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में, इस सेशन में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को फाइनली पास कर दिया गया था। तो यहाँ क्या हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को फाइनली पास कर दिया गया। चेंज इन कांग्रेस क्रीड टू अटेन स्वराज, अब कांग्रेस यहाँ स्वराज की बात कर रही है थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, कि हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर स्वराज चाहिए। अब यहाँ सेल्फ रूल की बात ही नहीं हो रही, हमें स्वराज की बात करनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस भी हुए। क्या कांग्रेस के अंदर आप देखोगे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई, इसमें 15 लोग थे, प्रोविंशियल कमेटीज बनाई गई, वार्ड कमेटीज बनाई गई। तो बेसिकली कांग्रेस ने भी अपने स्ट्रक्चरिंग करी, रीस्ट्रक्चरिंग करा, अपने आप को भी उन्होंने चेंज किया, कैसे हम यहाँ पर फंक्शन करेंगे। गांधी डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर, गांधी जी ने कहा हम एक साल में स्वराज मिल जाएगा हमको, अगर इफ नॉन कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंटेड फुल्ली, अगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हम फुल्ली इंप्लीमेंट करेंगे तो बेसिकली गांधी जी को डिक्लेरेशन यहाँ पर जो है ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर यहाँ पर होगा, ठीक है। ये बात यहां पर आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है ये बात, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। देन उसके बाद देखिए सपोर्ट फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट स्पेशली फ्रॉम बंगाल, ठीक है, तो बंगाल से यहां पर जो है रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का सपोर्ट मिल रहा था, ये बात भी है ना, ये क्यों पीछे हटेंगे। तो कुछ लीडर्स हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, है ना, बीसी पाल, जीएस खरपड़े, इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। देन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यहाँ पर एक देखो फैक्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को यहाँ पर जो है वो फॉर्म किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पर आप लोग स्टार भी कर सकते हैं, ठीक है। देन वही कांग्रेस ने अडॉप्ट किया एनसीएम को, और 1921-1922 विटनेस अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलर अपसर्ज जो है इस पर्टिकुलर पीरियड में हमको देखने को मिलता है। एंड आई टोल्ड यू ऑल द थिंग्स जो यहाँ पर इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हो रही थी, ठीक है। अब मूवमेंट को स्प्रेड किया गया, सो एज आई सेड नेशन वाइड टूर हुआ गांधी जी एंड अली ब्रदर्स के द्वारा, नेशन वाइड यहाँ पर पूरा टूर किया गया अली ब्रदर्स के द्वारा। ग्रोथ ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे नेशनल स्कूल्स बनाए गए, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ठीक है। जैसे आप देखो बहुत सारे लॉयर्स हैं जिन्होंने अपनी लॉयरशिप छोड़ दी, है ना, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स गिव अप प्रैक्टिस, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लॉयर्स ने बाइकआउट किया। देन पब्लिक बर्निंग हुआ, फॉरेन क्लॉथ को बर्न किया गया, ठीक है, ये हमने देखा था, फॉरेन क्लॉथ को बर्न किया गया। फॉरेन जो ट्रेड था वो भी यहाँ डिक्लाइन हो गया, फॉरेन ट्रेड यहाँ गिर गया, तो डिक्लाइन इन क्लॉथ इंपोर्ट हुआ, ठीक है, ये सब देखा हमने। पिकेटिंग हुआ लिकर शॉप्स का, हमने ये भी देख लिया। तिलक स्वराज फंड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि तिलक स्वराज फंड की यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तिलक स्वराज फंड कलेक्टेड 1 करोड़ रुपीज, तो 1 करोड़ रुपए जो है इस तिलक स्वराज फंड के अंदर यहाँ पर जो है वो डाले गए थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये सब चीजें मूवमेंट का स्प्रेड होने में आया। इसके अलावा क्या, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स, ये कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स इमर्ज्ड एज पैरेलल पुलिस, तो एक पैरेलल पुलिस यहां पर बन के आती है। पुलिस का काम आप जानते हो क्या होता है, तो एक पैरेलल पुलिस यहां निकल के आई, इसको बोलते हैं कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स, ठीक है। कॉल फॉर मुस्लिम्स टू रिजाइन फ्रॉम आर्मी एंड सब्सिक्वेंट अरेस्ट, ये भी कहा कि मुसलमान से बोला गया कि आप लोग जो है आर्मी को रिजाइन कर दो, क्योंकि वो एक सेक्युलर बॉडी नहीं है ना, वो यहां पर जो है सिर्फ एक ही तरह सोचते हैं, तो आप इनको बाइकआउट करो उनकी सर्विसेज को भी, ठीक है। लोकल कांग्रेस कमिटीज अर्ज टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस, अब जो लोकल कमिटीज है कांग्रेस की, सिचुएशन क्या आ गई है कि वो कह रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस करो, यानी कि कानून तोड़ो। अभी तक तो नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब कानून तोड़ना शुरू करो। ऑन गोइंग नो टैक्स मूवमेंट एंड स्ट्राइक्स इन असम, अब ये ऑलरेडी चल रहा है इस वक्त, नो टैक्स मूवमेंट चल रहा है, कोई टैक्स नहीं देंगे। स्ट्राइक्स चल रही हैं असम के अंदर, हमने ये भी देखा है ना, स्ट्राइक्स डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही हैं। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, अब प्रिंस ऑफ वेल्स का विजिट भी होता है उस वक्त भारत के अंदर, और उस वक्त भी स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। लोकल स्ट्रगल्स इन डिफरेंट रीजन सच एज अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, मापेला रिपोर्ट, सिक्किम। तो अवध किसान सभा मूवमेंट क्या था, अवध किसान मूवमेंट, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अवध जो आपका मूवमेंट है उसमें जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र जो है वो यहाँ पर इस मूवमेंट को सेटअप कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो है जो किसान मूवमेंट हो रहे हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग है कंट्री में, सब चीजें चल रही हैं। एका मूवमेंट हो रहा है, जगह जगह अपराइजिंग्स हो रही हैं, मापेला रिवोल्ट हो रहा है, सिख
एजिटेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह यहाँ पर जो है इस वक्त क्योस अपसर्ज बना हुआ है। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों के उसका यहाँ पर ये दिया गया है किस किसने पार्टिसिपेट किया था, किस किसने नहीं किया था। देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो मिडिल क्लास की बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन वाज एक्टिव, लेकिन ज्यादा लोग एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है इनिशियल लीडरशिप थी, मिडिल क्लास वाले लोग थे, लेकिन बट द पॉइंट वाज रिजर्वेशन अबाउट गांधी प्रोग्राम, बट रिजर्वेशन अबाउट गांधी प्रोग्राम मतलब रिजर्व थे, ज्यादा लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिले। लिमिटेड रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है मिडिल क्लास की तरफ से, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास के अंदर ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलता नहीं है, मतलब देवर इनिशियली लीडरशिप थी, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था, बट आप देखोगे ज्यादा यहाँ पर हमें चीजें देखने को नहीं मिल रही है, लिमिटेड रिस्पॉन्स रहा। न्यू कमर्स इन पॉलिटिक्स फाउंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन द मूवमेंट, ठीक है, न्यू कमर्स इन पॉलिटिक्स, तो कुछ कुछ नए नए लोग आने लग गए थे मिडिल क्लास में, तो वो लोग भी यहाँ पर अपना जगह बना रहे थे। सपोर्ट फ्रॉम लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास का सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बिजनेस क्लास की बात करेंगे तो यस, बिजनेस क्लास इकोनॉमी का भी फर्क था, मैंने बताया ना, बिजनेस क्लास वो लोग फॉरेन क्लॉथ को इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, फॉरेन क्लॉथ का वो बिजनेस नहीं कर रहे थे, ठीक है। ऑल दिस इकोनॉमिक बाइकआउट किया उन लोगों ने, ठीक है, ये चीज हुआ। सपोर्टेड बाय इंडियन बिजनेस ग्रुप्स, तो इंडियन बिजनेस ग्रुप्स अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन बिजनेस ग्रुप से सपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक बाइकआउट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इकोनॉमिक बाइकआउट। सम बिग बिजनेसेस स्केप्टिकल फियरिंग लेबर अनरेस्ट इन फैक्ट्रीज, ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो स्केप्टिकल हो गए, फियरिंग लेबर अनरेस्ट इन फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो अनरेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बैन हो जाएगी, नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये सब अनरेस्ट हो जाएगा इनके अंदर, जो यहाँ पर अभी यहाँ पर जो लेबरर्स हैं, ठीक है। देन पीजेंट्स, ऑफ कोर्स सोचो अगर बड़े बड़े बिजनेस क्लास वाले लोग बाइकआउट करेंगे या फिर नॉन कॉर्पोरेट करेंगे तो पीजेंट्स भी करेंगे, क्योंकि पीजेंट्स तो उसी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैसिव पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला। आप देखो इनका लोअर क्लास, नीचे तबके का जो लोग है उसका बहुत पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। पीजेंट जैसे लोग जो इलिटरेट हैं, जो नहीं जानते हैं चीजों को, उनका पार्टिसिपेशन बहुत मिला। इसीलिए आगे चल के ये प्रॉब्लम भी बना कि सिंस दे वर इलिटरेट, दे वर नॉट नोइंग कि भाई नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, तो हर तरह के लोगों ने अपने तरह से इसका मतलब निकाला, ठीक है। शहर वालों ने इसका मतलब निकाला, शहर वालों ने फॉरेन क्लॉथ को बंद कर दिया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया, लिकर शॉप को पिकेट कर दिया, ठीक है। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ खोले, है ना, फॉर स्कूल्स एंड जो आपके कॉलेजेस थे उनको बाइकआउट किया, कोर्ट्स को बाइकआउट किया। शहरों के अंदर, गांव के अंदर देखोगे तो वहां पर एग्रीरियन राइट्स हो रहे थे, है ना, वहां पर नाई धोबी बंद मूवमेंट चल रहा था, वहां पर अवध किसान सभा शुरू हो गई थी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वहां पर आप देखोगे प्लांटेशंस के अंदर अलग मतलब निकाल रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि असम के अंदर जो प्लांटेशंस थे भाई, वहां पर कहा गया कि जो लोग हैं वो इस प्लांटेशन को छोड़ के घर नहीं जा सकते बिना परमिशन के, तो लोगों ने इसको ब्रेक करना शुरू किया। आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स में जो ट्राइबल्स थे, वो ट्राइबल्स, उनके खिलाफ ऐसा कानून बना दिया गया था कि वो उन जंगलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, है ना, जो जंगल पे वो निर्भर थे, जहां उनका लाइवलीहुड था, जहां उनका खाना पीना सब सामान मिलता है, वो उसमें उनको एंटर करने को मना कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्राइबल्स ने भी रिवोल्ट किया, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ट्राइबल्स का भी रिवोल्ट हुआ। तो ऑल दीज थिंग्स, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में अलग अलग मतलब जो है वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का यहाँ पर निकाला गया था। सिमिलरली पीजेंट्स का भी यहाँ पर बात है, सो मैसिव पार्टिसिपेशन पीजेंट्स का देखने को मिला डिस्पाइट कांग्रेस अपोजिशन टू क्लास वॉर। कन्फ्रंटेशन बिटवीन लोअर एंड अपर कास्ट भी देखने को मिलता है, ये भी हो रहा था। टर्न अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ट्रेडर्स, तो अल्टीमेटली पीजेंट्स जो है वो लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन सबके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको सप्रेस किया जाता था, उनको अप्रेस किया जा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वो डिससैटिस्फाइड थे इन लोगों से, दैट इज व्हाई पीजेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया, स्कूलों को बाइकआउट कर दिया, स्कूलों को छोड़ा उन लोगों ने, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गए, ठीक है। नेशनल स्कूल जैसे कि काशी विद्यापीठ हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे अदर स्कूल है जहां पर अब हमारे जो हिंदुस्तान के बच्चे थे वो वहां जाके पढ़ाई करने लगे, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पर छोड़ दिया गया था। स्टूडेंट्स का ये था। वुमेन की बात करेंगे तो उन्होंने पर्दा सिस्टम को खत्म कर दिया, पर्दा को गिव अप किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बाहर निकलेंगे, हम बाहर निकल के अपोज करेंगे अंग्रेजों को, हम घर में नहीं बैठेंगे। सो दे गिव अप पर्दा। वुमेन ने क्या किया? गिव अप पर्दा, व्हील एंड कंट्रीब्यूटेड ऑर्नामेंट्स टू ऑर्नामेंट्स तिलक फंड। भैया पता है उन्होंने अपना सोना चांदी जो है, तिलक साहब का जो फंड था, स्वराज, तिलक स्वराज फंड, जो 1 करोड़ रुपए जिसमें इकट्ठा हुए थे, तो बहुत सारी लेडीज हैं, उन्होंने अपने जेवरात जो है तिलक फंड पे यहाँ पे जमा कर दिए कि हम इसको हेल्प करना चाहते हैं। लार्ज नंबर ज्वाइन मूवमेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन पिकेटिंग अगेंस्ट फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप, से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखो हमको पढ़ने में लग रहा है बड़ा सिंपल, बट इफ यू फील इट, अगर कोई आज आपसे कहे कि राइट नाउ आपको अपना जेवर रखना है, प्रोड्यूस करना है, तो आप नहीं करोगे। ये फील करने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है कि उस वक्त का ऐसा माहौल था, कुछ और ऑप्शन ही नहीं था भाई। और हर लेडी, हर आदमी इस बात को समझ रहा था कि हमें सबको यूनाइट होना पड़ेगा। अगर आज हम बोल दें किसी के इशू पे, अगर पूरे कंट्री वालों को यूनाइट होना है, तो 5 दिन से ज़्यादा यूनिटी नहीं दिखेगी। 6वें दिन सब निकल जाएंगे अपने अपने काम पे।
यही होता है ना, अगर हमें किसी भी चीज पे यूनिटी चाहिए तो नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात थी जो उस वक्त यहाँ पर हो रही थी, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपने चरम पे आ गई थी, गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, है ना। गांधी जी ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी लेके आए, बहुत सारे लोग। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? टॉक्स बिटवीन गांधी एंड रीडिंग ब्रोक डाउन। अब जब ये रीडिंग उस वक्त यहाँ पर थे, कंट्री में, भारत में थे, गवर्नमेंट वांटेड गांधी टू अर्ज अली ब्रदर्स टू रिमूव वायलेंट सजेशन फ्रॉम स्पीचेस। अब जो अली ब्रदर्स ने यहाँ पर स्पीच दी थी उसमें बहुत सारे ऐसे वायलेंट यहाँ पर सजेशंस दिए गए थे जो कि अंग्रेज के खिलाफ भड़काऊ भाषण था। तो गांधी जी से अर्ज किया गया कि भैया अली ब्रदर्स से बोलो कि वो अपने स्पीच से ना वो सारे वर्ड्स को हटा दें। गवर्नमेंट ट्राई टू ड्राइव अ वेज बिटवीन गांधी एंड द खिलाफत लीडर्स। ये बात गांधी जी समझ रहे थे, गांधी जी समझ रहे थे कि हाँ ये ना हमको भड़का रहे हैं। अगर मैं अभी जाके खिलाफत लीडर्स को बोलूंगा, अली ब्रदर्स को बोलूंगा कि भैया ये लाइन हटा दो, तो खिलाफत लीडर्स हमें सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि उनका तो एजेंडा है, उनको पता है कि हमें यहाँ हार्म हुआ है, मुसलमानों को यहाँ पर हार्म हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस तरह की बातें बोल देंगे तो खिलाफत वाले हमसे अगेंस्ट हो जाएंगे। और यही चीज यहाँ पर गांधी जी समझ रहे थे कि गवर्नमेंट यही ट्राई कर रहा है कि कैसे हम खिलाफत इशू और गांधी जी के बीच पे एक डिवाइड कर दें, एक कैसे बीच में दीवार खड़ी कर दें उनके बीच में। क्योंकि अभी क्या यूनिटी हो रही है तो बड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रही है, बहुत सारे पॉपुलर अपसर्जेस हो रहे हैं, लेकिन अगर ये बट जाएंगे तो आपस में लड़कर के मर जाएंगे, ठीक है। तो क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स इन दिसंबर, फाइनली जब ऐसा नहीं हुआ, जब उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं हुए तो क्रैकडाउन करना पड़ गया। वॉलंटियर कॉर्प्स डिक्लेयर्ड इलीगल, जो वॉलंटियर कॉर्प्स बनाई गई थी, जो पैरेलल पुलिस बनाई गई थी, उसको इलीगल बोला गया। पब्लिक मीटिंग्स यहां पर बैन करी गई, प्रेस को गेज कर दिया गया। गांधी जी एक्सेप्ट गांधी जी सबको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो एंड लीडर्स अरेस्टेड एक्सेप्ट गांधी जी, ये सब बातें यहां पर हो रही थी। लास्ट फेज ऑफ दिस मूवमेंट वही बात है, गांधी जी ने प्रेशराइज किया बाय द कांग्रेस रैंक एंड फाइल टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस, कि आपको उसको शुरू कर देना चाहिए। अहमदाबाद सेशन अपॉइंटेड गांधी एज अ सोल अथॉरिटी। गांधी थ्रेटेंड सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम बारदोली, गांधी जी ने थ्रेटन किया कि बारदोली में जो यहाँ पर जो बारदोली मीटिंग होने वाली है उसमें हम सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कर देंगे अगर आपने हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं करी। मूवमेंट अब्रप्टली एंड हो जाता है, शॉर्टली इट बिगैन। तो जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस का, वो शॉर्टली खत्म भी हो गया। क्यों? व्हाट वाज द रीजन? चौरी चौरा इंसिडेंट बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। तो हमने इसको देखा 5 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ था। और ये क्या है? चौरी चौरा बेसिकली आप देखोगे छोटा सा गांव है ये। तो पुलिस क्या करती है, वहां के जो लीडर होते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उस क्राउड पे क्या किया? ओपन फायर कर दिया। मैंने लाठी चार्ज बोला था, यहाँ फायरिंग वगैरह लिखी हुई है। तो जो क्राउड जो एजिटेट हो जाती है, गुस्सा आ जाती है ना, उसने पुलिस स्टेशन पे जाके आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर मौत हो जाती है। और इस वजह से, क्योंकि ये इतना वायलेंस हो जाता है, गांधी जी यहाँ पर मूवमेंट को जो है विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी का यहाँ पर जो वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसने अपना रेजोल्यूशन पास किया बारदोली में, है ना, क्या? स्टॉप एक्टिविटीज ब्रेकिंग लॉ। ऐसी एक्टिविटीज छोड़ दीजिए जिसमें कानून टूट रहा है ना, फोकस करिए ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोल रही है कि भैया ये जो वायलेंस वगैरह हो रहा है इसको रोकिए, क्योंकि गांधी जी देख रहे हैं ना कितना वायलेंस हो रहा है, तो उन्होंने कहा रोकिए इसको। खादी को पॉपुलराइज करिए, अपनी चीजों को प्रमोट करिए, नेशनल स्कूल को प्रमोट करिए, आप यूनिटी की बात करिए, अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाइए, ये सब काम करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी अब इन चीजों की रिजोल्यूशन को पास कर रहा है क्योंकि वायलेंस बहुत हो रहा है। नेशनलिस्ट लीडर्स वो यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं क्या? बी वाइल्डर मैन एट गांधी डिसीजन टू विड्रॉ। जो गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं उसको बहुत लोग खुश भी नहीं होते कि क्यों विड्रॉ कर लिया। गांधी अरेस्टेड इन मार्च 1922 और उनको यहाँ पर जेल कर दिया गया था, सेंटेंस टू 6 years जेल इन जेल, और कुछ 6 सालों के लिए जेल यहाँ पर भेज दिया। मेमोरेबल कोर्ट स्पीच डिफेंडिंग हिज एक्शंस एज हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। और एक बहुत बढ़िया यहाँ पर जो आप देखोगे स्पीच देखने को मिलती है कोर्ट में गांधी जी की। वाई गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट? तो हम समझ गए इस बात को कि भाई एक तो क्या चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया, दूसरी बात ये कि जो कॉलोनियल रिजीम है, जो कॉलोनियल यहाँ पर रिजीम है, कुड इजीली सप्रेस अ वायलेंट मूवमेंट। ये बात समझ में आ रहा था कि भाई कोलिज्म रिजीम है, कोलिज्म रिजीम जो है ना वो इजीली यहाँ पर सप्रेस कर सकता है वायलेंट मूवमेंट, खत्म मतलब उसको मूवमेंट को सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए गांधी जी ने कहा कि वायलेंस करने का मतलब नहीं है, अगर आप वायलेंस करोगे उनको दबा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइन ऑफ फेटिग था कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट है तो थकेंगे लोग तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि आपने बोल दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 2-2 साल, भाई 2 साल से कर रहे थे, 1921 1922 तक चलता रहा, क्योंकि दिसंबर 1920 में पास हुआ था। तो 1921 1922 2 साल तक एनसीएम चल रहा है। चौरी चौरा में विड्रॉ किया गया 5 फरवरी 1922 के बाद, उसको विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन समझना है कि लोग थक जाएंगे, है ना, मासेस हैं ये, इनके पास इतना जोश नहीं है, तो दे विल बेसिकली साइन ऑफ फैटिग देखने को मिला, लोग थक गए थे, अनएबल टू सस्टेन हाई इंटेंसिटी। तो गांधी जी ने कहा थक गए हैं कोई बात नहीं, अब हम लोगों को मास ट्रेनिंग देंगे, यानी कि लोगों ये टाइम जो है ना, ये टाइम है स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल का, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी का कहना ये था, देखिए पहले लोग स्ट्रगल करेंगे, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, लोग स्ट्रगल किए, जब लोग थक जाएंगे तो उसका पीरियड ऑफ ट्रूस,
ट्रूस मतलब आप शांत हैं, आप पीस पे हैं, यानी आप लड़ाई दंगा नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे हम लोगों को अलग तरीके से कैपेबल बनाएंगे, है ना, उनको अलग तरीके से कैपेबल बनाएंगे, उनको बताएंगे क्या चल रहा है, नहीं कोई मूवमेंट करवाएंगे लेकिन उनको बताएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। और जब एक बार वो ट्रूस हो जाएगा देन अगेन स्ट्रगल शुरू करेंगे। तो गांधी जी का ये कहना था, ठीक है, गवर्नमेंट शोड नो इंटरेस्ट इन नेगोशिएशंस, गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं ले रही है, विड्रॉ कर लिया गया। डेसिपेशन ऑफ सेंट्रल थीम एजिटेशन, अब जैसे खिलाफत क्वेश्चन था तो 1922 आते आते खिलाफत का इशू भी साइडलाइन हो गया। खिलाफत का इशू जो जिसके बेसिस पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था, वन ऑफ द बेसिस खिलाफत क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी सवाल है वो भी थोड़ा ठंडा पड़ गया कि भाई एक इशू तो खत्म ही हो गया है ना। मुस्तफा कमाल पाशा, इसके अंडर आप देखोगे मुस्तफा कमाल पाशा राइज होता है टर्की में, और टर्की को एक सेक्युलर कंट्री यहां बना दिया जाता है ना। तो जो इशू था खिलाफत वाला वो खत्म ही हो गया, ठीक है, टर्की बिकेम ए सेक्युलर स्टेट, और यहां पर क्या खिलाफत क्वेश्चन जो है रेलेवेंस खत्म हो गया। अबॉलिशन ऑफ कैलिफेट 1924 में फाइनली जो खिलाफत जो कैलिफेट सिस्टम चल रहा था वो फाइनली खत्म भी हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो इशू था जिस वजह से गांधी जी यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल करा भी रहे थे, वन ऑफ द पॉइंट्स खिलाफत, वो भी खत्म हो गया। तो चौरी चौरा एक इंसिडेंट हो गया, है ना। एक तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, साइन ऑफ फटीग के लोग थकेंगे, और जब थकेंगे तब क्या होगा, ट्रूस का पीरियड होगा। तीसरी बात क्या, खिलाफत क्वेश्चन खत्म हो गया था। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा गांधी जी ने क्यों उसको यहाँ पर विड्रॉ कर लिया था। इवोल्यूशन करेंगे तो बस अर्बन मुस्लिम्स भी इसमें आ गए थे। एक बड़ी बात यही थी, पहला पॉइंट कि भाई अर्बन मुस्लिम्स जो है वो इस मूवमेंट में आ गए, इंक्लूड हो गए। तो अर्बन मुस्लिम्स ब्रॉट इनटू द नेशनल मूवमेंट फॉर नंबर 1। दूसरा कम्युनलाइजेशन हो गया, कम्युनलाइजेशन ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक आप देखोगे कम्युनलाइजेशन यहां देखने को मिलता है। नेशनल लीडर्स फेल टू रेज मुस्लिम्स रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस टू सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। एक तो ये चीज हो गई। देन उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उस पर हमने देखा कि भाई पूरा कंट्री में नेशनल सेंटिमेंट्स जो है वो पूरे कंट्री में यहाँ पर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। Politicization of millions of men and women actively involved, giving a revolutionary character to national movement. Economic critique challenged myth that colonial rule was interest of Indians, है ना। तो ये सब चीजें चैलेंज कर रही थी। ये एक इसका यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन है कि इकोनॉमिक जो क्रिटिक था उसने चैलेंज कर रहा था इस बात को कि भाई कॉलोनियल रूल जो है ना ये हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है। तो इस बात को एक्सपोज कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है ना। इकोनॉमिक क्रिटिक यहाँ पर हुआ। सत्याग्रह थ्रू मास स्ट्रगल चैलेंज मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी ऑफ कॉलोनियल रूल। तो ये जो आप कॉलोनियल रूल को बोलते हो कि इनविंसिबल है ना, ये टूटेगा ही नहीं, बहुत पावरफुल है ये कॉलोनियल रूल, तो मास स्ट्रगल ने इस बात को शो कर दिया कि नहीं भैया ये तो ये अगर मास इकट्ठा हो जाएगा ना तो भी आप अंग्रेजों को यहाँ पर उनके चित्र लड़ा सकते हो, उनको आप उखाड़ फेंक सकते हो। तो सत्याग्रह अपने आप में बहुत बड़ा वेपन है। मासेस ओवरकेम फियर ऑफ कॉलोनियल रूल, मासेस के अंदर भी डर खत्म हो गया। जो डर उनके अंदर अभी तक अंग्रेजों का लोग था, जी साहब करके बात करते थे, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पर हुई। तो दोस्तों ये हमारा पूरा यहाँ पर चैप्टर था। उम्मीद है आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये चैप्टर क्या है। गांधी जी के यहाँ पर 2 मूवमेंट्स जो उनका 2 स्टैंड्स हैं, दैट इज खिलाफत इशू, और दूसरा यहाँ पर जो आपका नॉन कॉपरेशन है। तो वो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, आपकी किताब में इतना ही दिया गया है। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर में मिलेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 17। तो हम लोग देखिए 17वें चैप्टर तक पहुंच गए हैं, और जो है अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है गांधी जी के टाइम पीरियड का, उसको डिस्कस करेंगे। तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।